हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुमित श्रीवास्तव आज आपके सामने लेकर आया हूं अपना एक नया वीडियो। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट लेक्चर में मैंने जब क्लास 12th का लेक्चर लिया था तो मैंने डिस्कस किया था डेथ ऑफ अ पार्टनर के बारे में, और डेथ ऑफ अ पार्टनर का सेकेंड पार्ट हमने अभी इसलिए भी डिस्कस नहीं किया है क्योंकि मे भी कुछ कोर्स डिडक्ट हो, अभी हुआ नहीं है बट अनफॉर्चुनेटली होगा, इसीलिए मैंने उस पार्ट को रोक के रखा है। आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि डिसॉल्व का मतलब क्या हो जाता है। डिसॉल्व का मतलब यानी डिसोल्यूशन का मतलब होता है एंड, या अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसको बोलते हैं समाप्त हो जाना। क्या हो जाना? समाप्त हो जाना। ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको अपनी पूरी फर्म बंद करनी पड़ती है, वो सिचुएशन जहां पर आपको अपनी पूरी फर्म ही बंद करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, डिसोल्यूशन कई तरह से हो सकता है। डिसोल्यूशन का कोई एक क्राइटेरिया नहीं है। डिसोल्यूशन बहुत तरह से होता है। डिसोल्यूशन क्या होता है? अगर सारे पार्टनर एग्री हैं, मान लीजिए बहुत टाइम से हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में लॉस हो रहा है, सारे पार्टनर्स ने म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या बोला कि भैया ऐसा है, इस काम को बंद करते हैं, तो दैट इज वन थिंग टू डिसॉल्व द फर्म। ठीक है। इसी तरह मान लीजिए कि अगर कोर्ट का इंटरवेंशन की बात करूं, अगर आपका फर्म का ऑब्जेक्टिव इनलीगल है या कोई आप इनलीगल काम करते हो, तो उस कंडीशन में भी आपकी फर्म बंद हो सकती है। ठीक है। तीसरी कंडीशन, कोई अनहैपनिंग या अनसर्टेन इवेंट, लाइक आपका पार्टनरशिप डीड का जो क्राइटेरिया था वो कंप्लीट हो गया है, तो उस सिचुएशन में भी आपकी फर्म बंद हो सकती है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आपको देखने मिलती है डिसोल्यूशन के केस में। ठीक है। तो बेसिकली ज्यादा हम नहीं परेशान होते। डिसोल्यूशन को मैं दो पार्ट में कैटेगराइज कर देता हूं। एक होता है डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। एक हो जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और दूसरा पॉइंट होता है क्या? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देखिए, इन दोनों में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। माइनर सा डिफरेंस कैसे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि भाई पार्टनरशिप के डिसॉल्व कर जाने से फर्म डिसॉल्व नहीं करेगी। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो। भाई आपको पता है पार्टनर का या तो एडमिशन होता है, या तो वो फर्म से रिटायरमेंट होता है, ठीक है, और या तो उसकी डेथ होती है। यानी ऐसी कोई भी सिचुएशन जहां पर पार्टनर या तो पार्टनरशिप फर्म में ऐड हो या रिटायर हो या डेथ हो जाए, तीनों ही सिचुएशन आपने पढ़ रखी होगी, आपने देखा होगा। तीनों ही कंडीशन में फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, फर्म का क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यूज चेंज हो जाती है, बट फर्म डिसॉल्व नहीं करती बिकॉज ऑफ की एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा क्लियरेंस है वो यही है कि अगर पार्टनरशिप डीड अगर आपकी पार्टनरशिप डीड खत्म हो गई है तो एक अलग बात है, अदरवाइज पार्टनर्स के पार्टनरशिप फर्म को छोड़ने से फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है। लेकिन अगर सारे पार्टनर म्यूचुअली इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि भाई अब इस बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इस बिजनेस को क्या कर सकते हैं? एंड कर सकते हैं। ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर फर्म आपकी डिसॉल्व करती है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप तो डिसॉल्व करेगी ही करेगी। यानी इस पूरी बात पे अगर मैं आऊं तो एक सिंपल सा लॉजिक निकल के आता है कि पार्टनरशिप के डिसॉल्व करने से फर्म डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन फर्म के डिसॉल्व होने पर पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। क्लियर हो रही बात? आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए चीजें, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम। देखो भाई, अब अगर मेरी फर्म डिसॉल्व कर गई तो भाई आप मार्केट के बंदे हो, आपको मार्केट में रहना है आगे। क्या फर्म के डिसॉल्व होने के बाद मैं भाग जाऊंगा मार्केट से? भाई मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं तो हो सकता है मेरे पास बहुत सारी एसेट्स भी पड़ी होंगी, मेरे ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज भी होंगी। भाई मैंने मार्केट से किसी से पैसे ले रखे होंगे, किसी को पैसे देने होंगे, बहुत सारी लायबिलिटीज होती है, बहुत सारी एसेट्स होती हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या बनती है? उन एसेट्स और लायबिलिटीज को बेचना और अपनी सारी जरूरतें जो भी बिजनेस से रिलेटेड है उसे फुलफिल करना। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? जब भी फर्म डिसॉल्व करेगी तो जो पहला
और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आप लोगे वो क्या लोगे भाई, अपने फर्म की एसेट्स को सोल्ड आउट करोगे। क्या करोगे? सोल्ड आउट करोगे। ठीक है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। भाई एसेट्स बेचोगे भाई, लाइक मैं कोचिंग चलाता हूं, अगर मैंने कोचिंग बंद कर दिया तो मैं सीट बेंच का रख के क्या कर लूंगा? कुछ नहीं। इसलिए मैं क्या करूंगा? उसे सोल्ड आउट करूंगा। और एसेट्स को सोल्ड करने के साथ ही बच्चे जो भी पैसा हमें मिलेगा उससे हम पेड ऑफ करेंगे अपनी लाइबिलिटीज। क्या पेड ऑफ करेंगे? अपनी लाइबिलिटीज को पेड ऑफ करेंगे। क्लियर हो रही मेरी बात? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो एक सिंपल सा लॉजिक है रियलाइजेशन का कि इफ फर्म रियलाइज देन द फर्स्ट स्टेप शुड बी टेकन टू सोल्ड आउट आवर एसेट्स एंड पेड ऑफ आवर लाइबिलिटीज। ठीक है भाई, क्योंकि डिसॉल्व हो गई तो भाई मेरे पास इतना पैसा तो होगा नहीं ना कि मैं सारे कर्जे चुका सकूं। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हमने एसेट्स को क्या किया? बेचा, और उनसे जो पैसा मिला उनसे अपनी लाइबिलिटीज को पेड ऑफ कर दिया। अब सर एसेट्स को बेचना है और लाइबिलिटी को पेड ऑफ करना है तो क्या हमें किसी की जरूरत पड़ेगी? जी सर, बिल्कुल पड़ेगी। एसेट्स को बेचना है और लाइबिलिटी को पेड ऑफ करना है तो उसके लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको हम जानते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। किस नाम से जानते हो? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि व्हाई रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, तो यू हैव टू आंसर द रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर सोल्ड आउट द एसेट्स टू मीट आउट ऑल द लाइबिलिटीज। क्लियर हो रही बात? रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का हमारा जो बेसिक पर्पस होता है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है कि एसेट्स को बेचना है और एसेट्स को बेचकर अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है। क्लियर है बात? चलिए आगे देखते हैं। देखिए भाई, जैसा मैंने आपको बताया कि डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म के केस में सबसे पहले मैं कौन सा अकाउंट बनाने वाला हूं? रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बेटा, और मैंने बताया ना कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के पीछे का पर्पस क्या था मेरा, तो पर्पस आपको क्लियर होगा। पर्पस सिंपल सा, दो पर्पस आपको याद रखना है। क्या? कि भैया बिजनेस की एसेट्स को क्या करना है? सोल्ड करना है, और क्या पे करना है? लाइबिलिटीज को पेड ऑफ कर देना है। क्या कर देना है? लाइबिलिटीज पेड कर देना है। बस सिर्फ इतना सा पर्पस होता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का। ठीक है, रियलाइजेशन के बाद नेक्स्ट जो अकाउंट हम डिसोल्यूशन के केस में करते हैं वो होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। देखो भाई, पार्टनरशिप बिजनेस है अगर, तो पार्टनरशिप बिजनेस बिना पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहां पे करना होगा क्या? आपका कैश अकाउंट या फिर आपको बनाना होगा बैंक अकाउंट। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पर। अगर आपको कैश दिया है तो यू शुड गो फॉर कैश अकाउंट, अगर बैंक दे दिया है तो आप बैंक अकाउंट के साथ चले जाएंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए आगे देखते हैं हम। अब मैं आ जाता हूं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पे, जो कि है मेरा रियलाइजेशन अकाउंट। देखो, रियलाइजेशन अकाउंट को समझाने का मेरे पास बहुत इजी तरीका है। बस एक बार अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो सारे क्वेश्चंस तो आप ऐसे ही सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, ये देखो, ये हो गया मेरा रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। यहां पर एज यूजुअल जो आप लिखते थे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, यहां पर फिर से पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट को समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं काम कर लेता हूं। ये मैंने अपनी बैलेंस शीट ड्रॉ कर ली जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। ठीक है बच्चे, इस बैलेंस शीट में आपको पता है क्या होता है भाई, ये हो जाती है लायबिलिटी और ये हो जाती है एसेट्स। देखो, क्लास 11th की जो लेक्चर्स होंगे या क्लास 11th में जो लोग मेरे से पढ़ते थे, मैंने उनको एक बात क्लियर कर रखी थी। अकाउंटिंग का एक सीधा सा फंडा होता है कि जब भी आप किसी भी चीज को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, हमेशा ध्यान रखना ये बहुत काम की चीज है। जब भी आप किसी चीज को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करोगे बेटा, आप समझ लेना कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर देगी। इट मींस कि अगर वो किसी अकाउंट में डेबिट हुई है तो गारंटीड वो दूसरे अकाउंट में कहां जाने वाली है, क्रेडिट में। इस सच को कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, तो देखो भाई, अगर मैं रियलाइजेशन की बात करूं तो रियलाइजेशन आपको पता है कि मुझे जो बैलेंस शीट दी है भाई, उसी के बेसिस पर अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को एडजस्ट करना है। बैलेंस शीट अपोजिट होती है, लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी आप देख पा रहे हो इधर है। ठीक है, तो अब जब इसकी पोस्टिंग होगी तो लायबिलिटी के जितने भी आइटम दिए हैं वो आप ले जाओगे यहां पर,
और एसेट्स के जितने आइटम दिए हैं, एसेट्स के जितने भी आइटम दिए हैं वो आप ले आओगे कहां पर, यहां पर। ठीक है, ये एक सिंपल सा कन्वेंशन है। अब रियलाइजेशन में सर करना क्या है, कुछ नहीं करना बेटा, जितनी एसेट्स दी है उसको नोट कर देना लिख के, टू सन्ड्री एसेट। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स में वो सारी एसेट्स इन्वॉल्व होंगी जिनको आप बेच सकते हो। ठीक है, यानी जिनको बेचकर आपको पैसा मिल सकता है। तो क्या सर कैश भी इसका पार्ट होगा? नहीं बेटा, कैश कैसे, कैश तो ऑलरेडी कैश है। ठीक है, तो आप इसमें क्या क्या ले सकते हो भाई, कुछ भी ले सकते हो जो भी आपकी बैलेंस शीट में दे रखा हो। जैसे आपका फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, ठीक है, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गया, मशीनरी हो गई, आपकी गुडविल हो गई, ये सारी चीजें आपकी क्या है, ये आपकी एसेट्स है। तो जो भी गुडविल और लैंड मशीनरी की वैल्यू होगी उसको अंडर लिख लीजिए, यहां पर नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, यहां पर नोट डाउन होता चला जाएगा आपका। फिर यहां पर आप लिख सकते हैं डेटर्स। क्या लिख सकते हैं? डेटर्स। डेटर्स के केस में एक बात जरूर ध्यान रखना है कि डेटर्स की यहां पर ग्रॉस वैल्यू जाएगी। कौन सी वैल्यू? ग्रॉस वैल्यू। कैसे, ये मैं समझा दे रहा हूं। देखो याद होगा जब बैलेंस शीट में डेटर्स लिख के आता था तो लिखा होता था ना डेटर्स, सपोज डेटर्स की वैल्यू होती थी 2 लाख रुपए। ठीक, उसमें आप अक्सर देखते थे कि माइनस कर देता था क्या, प्रोविजन। मान लो कि 10,000 का प्रोविजन माइनस कर दिया तो डेट वैल्यू कितनी आ गई, 1,90,000 रुपीज। आ गई नहीं आ गई? तो यहां पर हम डेटर की हमेशा कौन सी वैल्यू लेंगे, ग्रॉस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? ग्रॉस वैल्यू लेंगे। क्लियर हो रही बात मेरी? तो यहां पर जब भी डेटर्स लिखोगे तो कौन सी वैल्यू लिखोगे, ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, ऐसा कर देंगे। अब जितनी भी लाइबिलिटीज है उसको कहां लेकर आ जाना है, सर क्रेडिट में लेकर आना है। तो क्रेडिट में क्या लिखोगे भैया, सेम चीज, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज। ठीक है बच्चे, सन्ड्री लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में भाई जितनी भी लाइबिलिटीज है एक्सेप्ट फंड्स। फंड्स का मतलब आपके जनरल रिजर्व, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, वो जैसे आप पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे वैसे ही करोगे। कुछ फंड्स और होंगे, जैसे आपका हो गया वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो ये हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बाद में। ठीक है, चलिए यहां पर क्या क्या आ जाएगा भाई, यहां पर आपके क्रेडिटर्स आ जाएंगे। ठीक है, आपका बैंक लोन आ जाएगा। ठीक है, और डेटर्स का ये जो प्रोविजन आपका बना है अगर गिवन है तो बैलेंस शीट में, तो ये प्रोविजन यहां आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन आ जाएगा। इसको मैं डिस्कस करूंगा बहुत ही अच्छे से, परेशान नहीं होइएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन आ जाएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या फिर रिजर्व। ठीक है, एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड आ जाएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इस तरह की जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो वो आप यहां पर मेंशन कर देना। अब नेक्स्ट स्टेज में भाई जब आपने अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को बेटा रिकॉर्ड कर लिया ना, तो नेक्स्ट काम जो हम करते हैं वो क्या करेंगे, एसेट्स को सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम एसेट्स को सेल करेंगे ही नहीं तो पैसा कहां से आएगा। जब एसेट्स को सेल करेंगे भाई, देखो रिकॉर्ड किधर किया, डेबिट में ना, तो जब सेल करोगे तो किधर चली जाएगी, क्रेडिट। क्या लिख लोगे, बाई कैश ऑब्लिक बैंक। ठीक है, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं क्या, सेल ऑफ असेट। भाई जितनी भी एसेट्स जिस भी प्राइस में सेल होगी वो प्राइस यहां पर मेंशन कर देना। ठीक है, अब जब कैश आ गया तो इससे क्या करेंगे, लायबिलिटीज को पेड ऑफ। भाई लायबिलिटी लिखी इधर है तो पेड ऑफ किधर होगी, जस्ट अपोजिट। ठीक है, क्या लिखोगे, टू कैश ऑब्लिक बैंक, ब्रैकेट में फिर से वही पेड लायबिलिटीज, पेड लायबिलिटीज। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन किसी को? और इसी के साथ साथ भाई जिसने भी रियलाइजेशन का काम करा है उसके भी तो खर्चे होंगे, तो इसको भी क्या लिखोगे, टू कैश ऑब्लिक बैंक, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा, क्लियर हो रही है मेरी बात? चलिए
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कभी कभी क्या होता है कि मान लो भाई कोई भी खर्चा था, किसी पार्टनर ने मन बना लिया कि भाई मैं करता हूं, ऐसा करता हूं कि इस खर्चे को मैं ले लेता हूं, ठीक। तो याद होगा डे 1 में जब मैंने शुरुआत कराया था तो मैंने बोला था ना कि पार्टनरशिप के केस में पार्टनर के पास सिर्फ और सिर्फ उसका कैपिटल अकाउंट है, उसे जो भी करना है वो उसी के थ्रू करेगा, ठीक है। तो अगर कोई एसेट्स कैश में ना बिक करके क्या हुआ, किसी पार्टनर ने ले लिया, तो आपको एकदम टेंशन करने की जरूरत ही नहीं, आप लिखोगे भाई क्या, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। क्या लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में इफ एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर कोई भी एसेट्स किसी पार्टनर ने ले लिया तो सीधे क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है, ठीक। अगर वही कोई लायबिलिटीज उसने मीट आउट कर दिया है तो उसको क्या लिखोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में वही इफ एनी लायबिलिटीज पेड बाय पार्टनर, ठीक है बेटा। मैं आज की इस क्लास में सिर्फ बेसिक्स पे बात कर रहा हूं, और यकीन मानना कि अगर बेसिक्स कंप्लीट हो गया तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। और इससे ज्यादा आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आप जैसे करते हो अपना अकाउंट टैली करा देना, टैली कराने के बाद आपको प्रॉफिट और लॉस कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। अगर प्रॉफिट मिलता है तो सेम पैटर्न, क्या, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, जैसे करते थे वैसे ही, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चाहे रियलाइजेशन बनाओ, चाहे पार्टनर कैपिटल बनाओ, या कुछ भी बनाओ, अगर प्रॉफिट है तो जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता था उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। आइए इसके बाद अब हम देखते हैं कि कैसे हम जर्नल एंट्री को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी क्लोजिंग एंट्रीज। देखो डिसोल्यूशन के केस में सिर्फ अकाउंट बनाना ही इनफ नहीं है, यहाँ पर क्लोजिंग एंट्रीज का आना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए देखिए, देखो क्लोजिंग एंट्रीज के लिए एकदम सिंपल सा लॉजिक मैं जानता हूँ, उसी लॉजिक को मैं यूज करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा दिमाग बच्चों को लगाने की जरूरत ही नहीं है यार, जब हर काम इजीली हो सकता है तो क्यों इतना सोचना। आओ देखते हैं भाई। देखो मेरे को रियलाइजेशन की क्लोजिंग एंट्री करनी है ना, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि रियलाइजेशन का ये हो गया डेबिट साइड और ये हो गया क्रेडिट साइड। तो अब मैं पहले रियलाइजेशन के डेबिट को सॉल्व करता हूं। तो मैंने पहले में लिख लिया, जहां पे मेरा रियलाइजेशन कहां पर लिखा है, डेबिट में, मैंने क्या लिख लिया भाई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो अब डेबिट साइड में जितनी भी चीजें हैं उसको सिर्फ लिखना है, क्या ऐड करके, टू ऐड करके, टू सन्ड्री एसेट्स, क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री एसेट्स, खत्म, पहली एंट्री कंप्लीट। दूसरी पे आ जाओ, अभी भी हम डेबिट पे चलेंगे तो क्या लिखेंगे फिर से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। इस बार क्या बचा भाई, टू कैश ऑब्लिक बैंक, क्या लिखेंगे, टू कैश ऑब्लिक बैंक, ब्रैकेट में जो लिखते हो तुम क्या, पेड लाइबिलिटीज, पेड लाइबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड आपका क्या है, थर्ड एंट्री में आप लिख लेना क्या, सेम, इस बार भी क्या लिखेंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि हम डेबिट साइड यूज कर रहे हैं अभी भी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, फिर से वही कैश ऑब्लिक बैंक। इस बार क्या था आपका, इस बार था मेरा रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। अब देखो लास्ट में हमारा प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, वो तो लास्ट में आएगा, इसलिए उस एंट्री को लास्ट के लिए छोड़ देना, ठीक है। यहां पर क्या था, इफ पार्टनर पेड एनी लायबिलिटी, भाई पार्टनर ने पे कर दिया ना, तो अभी नहीं लेकिन बाद में तो फर्म पार्टनर को देगी, तो रियलाइजेशन की डेबिट में चूंकि वो भी है इसलिए उसको भी लिखिए, क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा देखना उसी पार्टनर का नाम लिखोगे जिसने किसी पर्टिकुलर एसेट्स को
सोल्ड आउट किया, सॉरी किसी पर्टिकुलर लाइबिलिटीज को पेड ऑफ किया है, ठीक है। पार्टनर कैपिटल मैंने आइडेंटिकली लिखा है कि वहां पर उसी पार्टनर का नाम जाएगा जो इस काम को कर रहा है, ठीक। पांचवी एंट्री, फिर क्या आ गया भाई, डेबिट में सर खत्म हो गया। अब क्रेडिट, किसका क्रेडिट सर? सर रियलाइजेशन का। तो कुछ नहीं करना बेटा, अब रियलाइजेशन को पहले ही लिख लेना है। कहां? क्रेडिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। भाई एंट्री कंप्लीट करने के लिए अभी क्या चाहिए? डेबिट ना। तो सबसे पहले क्या है डेबिट में? सन्ड्री लाइबिलिटी है सर, तो लिख दो ना बेटा। क्या लिखोगे? सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट। देखो कितना इजीली मैं जर्नल एंट्रीज बना रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखो कहीं भी रटना पड़ रहा है आपको, कुछ भी बिल्कुल नहीं, ऐसे ही करते चलेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो गया। फिर देखो नेक्स्ट अपना क्या था? नेक्स्ट वही था सर रियलाइजेशन का क्रेडिट। तो फिर से रियलाइजेशन कहां पे लिखेंगे हम लोग? क्रेडिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। इस बार डेबिट में क्या आएगा सर? कैश ऑब्लिक बैंक डालना है अपन को। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है सर। अब देखो अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट्स ले लिया सर, कोई चेंजेस नहीं, सेम क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। रियलाइजेशन अकाउंट। देखो बेटा एकदम क्लियर होनी चाहिए चीजें, चीजें जब तक क्लियर नहीं होंगी कंफ्यूज करेंगी, ठीक। सारी एंट्री हो गई। लास्ट में आपको पता ही चल जाएगा आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लास्ट एंट्री बनाते हैं, ठीक है। लास्ट एंट्री बनाते टाइम भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाली एंट्री है हमारी 8th नंबर की एंट्री, ठीक है। तो जब 8th नंबर की एंट्री है तो आओ देख लेते हैं। मैं यहां ऊपर बना दे रहा हूं यार। क्या है भाई? प्रॉफिट हो रहा है सपोज, तो प्रॉफिट हो रहा है तो किधर गया है भैया? डेबिट में ना। तो किसके डेबिट में? रियलाइजेशन के डेबिट में सर। तो फिर से आंख बंद कर लेना और वही लिखना जैसे लिख रहे हो। क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कहां पे जा रहा है प्रॉफिट का पैसा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये सारी क्लोजिंग एंट्रीज है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये आपकी क्लोजिंग एंट्रीज है। देखो यहां पर डिसोल्यूशन के केस में आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकाउंट ही बनवाता है। अगर मैं पिछले 7-8 सालों से मैं जब बोर्ड्स की कॉपीज चेक करता हूं तो मैं खुद ये जाके एनालाइज कर पाया हूं कि रियलाइजेशन या डिसोल्यूशंस के केस में आपको एंट्रीज पर ज्यादा फोकस करते हैं अकाउंट के कंपैरिजन में। तो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर द एंट्रीज, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है, चलिए आइए भाई। नेक्स्ट है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा कि भाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, चूंकि आज का ये सेशन मैं बेसिक्स पर ले रहा हूं, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि सारी टॉपिक को कवर करा दूं जितना आपका डिसोल्यूशन में होता है, ठीक। पार्टनर कैपिटल में आपको पता ही है कि सबसे पहले क्या डालते हो भाई? उनकी कैपिटल जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन होती है, उसको हम क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, B/T, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर आपको कोई जर्नल रिजर्व दिया हुआ है बैलेंस शीट में तो आप उसको लिख दीजिएगा एज यूजुअल जैसे लिखते थे, बाई जनरल रिजर्व, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉफिट एंड लॉस दे रहा है तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लिख सकते हो। अब बात आती है और क्या क्या। तो अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट हो रहा है, देखो मैं इधर एक छोटा सा रियलाइजेशन बना के समझा दे रहा हूं। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट होता है तो यहां पर हम लिखते थे टू प्रॉफिट, और सपोज अगर लॉस होगा तो हम क्या लिखेंगे? बाई लॉस, ठीक है। अभी मैंने आपको एक लॉजिक बताया था ना, क्या कि जब भी किसी चीज को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर देगी। तो ये यहां पर क्रेडिट में रहा होगा और यहां पर डेबिट में। तो जब आप इसको पार्टनर कैपिटल में लाओगे तो डेबिट तो चला गया क्रेडिट में और क्रेडिट चला जाएगा कहां? डेबिट में। तो बेटा ये जरूर ध्यान रखना कि अगर लॉस होगा तो वो पार्टनर कैपिटल के कहां ले जाओगे? डेबिट में, ठीक है। इफ लॉस, मैं लिख भी दे रहा हूं ब्रैकेट में, इफ लॉस, ठीक। तो क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। जो भी अमाउंट आएगा वो लिख देना, और यहां पर बाई रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट,
कब? इफ प्रॉफिट, ठीक है। और ज्यादा इसमें कुछ जाता नहीं है, तो इतना ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको। एज यूजुअल जैसे आप टोटल कराते हो, हर साइड का टोटल करिए, ठीक है, दोनों साइड को टैली करा दीजिएगा। अब चूंकि यहां पे फर्म तो डिसॉल्व हो रही है, सारे एक्सपेंसेस करने के बाद, सारी एसेट्स को बेचने के बाद, सारी लायबिलिटीज को पेड ऑफ करने के बाद, अब जो फाइनली जो भी अमाउंट आपके पास बचता है वो पूरा अमाउंट किसका हो जाएगा? फर्म का, सॉरी पार्टनर्स का। तो जितना आएगा उसको आप क्या लिख लोगे? टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ठीक है बेटा, जो भी अमाउंट आएगा लिख लिया। अब आ जाओ अपने कैश अकाउंट पे। तो कैश अकाउंट से इजी तो कुछ नहीं है डिसोल्यूशन के केस में। जितना आपको बैलेंस शीट में कैश दिया है उसको शांति से लिख लीजिए डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। उसके बाद देखो भैया पूरे रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल में आपको कैश मिल कहां का आ रहा है, ठीक है। तो पहले पार्टनर कैपिटल देख लो, तो कैश कहां दिख रहा है भाई? डेबिट में। तो ऑब्वियसली यहां कहां आ जाएगा? क्रेडिट में। क्या लिखोगे? बाई जितने भी पार्टनर है उनका कैपिटल, बाई एस कैपिटल, बाई बीस कैपिटल, बाई सीज कैपिटल, ठीक है। इसी तरह से रियलाइजेशन अकाउंट में भी आपको कैश मिला होगा, ठीक है। कहां से मिला होगा भाई? एक तो जो आपने लायबिलिटीज को पेड ऑफ किया है, देखिए एक तो आपने क्या किया होगा? लायबिलिटीज को पेड ऑफ किया है, वो कैश मिला होगा, ठीक। तो रियलाइजेशन से जितना कैश मिलेगा उसको क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और इधर क्या लिख देंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। देखो ये सिर्फ वो अमाउंट है जो कैश में मिलेगा या कैश में दिया होगा, चाहे एसेट्स बेचने पर मिला हुआ कैश हो, चाहे लायबिलिटीज को पेड ऑफ करने पर मिला हुआ कैश हो। अगर वो डेबिट में गया है तो क्रेडिट में जाएगा यहां पर, और क्रेडिट में है तो यहां पर डेबिट में जाएगा। ऐसा करने के बाद आप क्या कराओगे? दोनों को टैली करोगे। अगर दोनों का टोटल बेटा टैली हो जाए तो समझ लेना कि क्वेश्चन एकदम सही हुआ है, ठीक है। और मैं आगे जब कंप्लीट क्वेश्चंस पे आऊंगा तो होप कि जो थोड़े मोड़े डाउट बचे होंगे वो भी क्लियर होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक पॉइंट और इसमें हम ऐड कर सकते हैं, वो क्या कि अगर कोई भी एसेट्स या कोई भी लायबिलिटी जो पार्टनर ने ली थी, ठीक है, वो पॉइंट भी आप रेस कर सकते हो। सपोज अगर कोई भी एसेट्स या कोई भी लायबिलिटी पार्टनर ने ली है तो आपने एंट्री बनाई होगी क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये उस केस में बनाई होगी जब कोई एसेट पार्टनर ने खरीदा है। तो यहां पर पार्टनर का अकाउंट आपने क्या किया भाई? डेबिट। डेबिट क्यों किया? क्योंकि अगर एसेट्स खरीदा है तो पार्टनर को वो पैसा देना पड़ेगा, और वो कंडीशन जहां पर पार्टनर पे करेगा उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो जब आपका ये रिफ्लेक्ट यहां आएगा तो आप इसको यहां पर क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट में ऐड कर दे रहा हूं यहां पर, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एसेट टेकन बाय पार्टनर, एसेट टेकन बाय पार्टनर, ठीक है बेटा। अब यही सेम चीज अगर लायबिलिटीज होती तो ये एंट्री कैसी दिखती? कुछ ऐसी दिखती कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। अब यहां पर पार्टनर्स कैपिटल क्या है? क्रेडिट है ना, तो ये कहां दिख जाता? क्रेडिट में। क्या दिखता? बाय रियलाइजेशन अकाउंट, मैं लिख ही देता हूं, चलो, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में इफ लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। क्लियर होनी चाहिए चीजें। मैंने कहा कि भाई ये दो चीजें छूट गई थी, तो मैं इस सेशन को चूंकि बेसिक्स था तो ये छोड़ना सही नहीं लगा, ठीक है। आई होप आज को मेरा आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मैं डिसोल्यूशंस के हर पॉजिटिव साइड को लेकर आपके सामने आया हूं और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वेश्चंस के साथ आए तो ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बेहतर क्लियर हो,
ठीक है, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, जिससे कि हर एक डिजर्विंग बच्चा इसे पढ़ सके। और अगर आप मुझे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आज ही ज्वाइन करें प्रगति कॉमर्स एकेडमी फॉर योर बेटर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।